वन दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 17वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। आज का जो टेस्ट सीरीज होगा वह इंडियन इकोनॉमिक सेक्शन से संबंधित होगा। बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक के अंतर्गत आज हम लोग मुख्य रूप से केंद्रीय बजट 2024-25, इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 एवं फरवरी 2024 महीने के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024 के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें एवं ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा घरेलू और व्यक्तिगत विकास के लिए समावेशी दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। तो देखिए, यदि पहला नंबर विकल्प की बात करते हैं तो पहला है सभी के लिए आवास, बिल्कुल सही है। दूसरा, हर घर जल, यह भी सही है। तीसरा, सभी के लिए बिजली, यह भी सही है। नेक्स्ट है सभी के लिए रसोई गैस, यह भी सही है। और नेक्स्ट है सभी के लिए बैंक खाते और वित्तीय सेवाएं, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में उपयुक्त सभी। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024 के अनुसार भारत के विकास दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है सरकार विकास के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है जो कि सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सरकार वर्ष 2050 ईस्वी तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रही है। देखिए, यह जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि वर्ष 2050 नहीं बल्कि वर्ष 2047 ईस्वी तक केंद्र सरकार का ऐसा लक्ष्य है कि वह भारत को विकसित भारत का निर्माण कर देगी। तो जो दूसरा नंबर विकल्प है वह गलत हो गया। तो इसके आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल और केवल पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है। यदि कुल अनुमानित व्यय की बात करें तो वह है 47,65,768 करोड़ रुपया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 47,65,768 करोड़ रुपया, जो कि यदि 2023-24 के वित्त वर्ष की बात करते हैं 2023-24 के संशोधित अनुमान से यह राज्य राशि है वह 6% अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2024-25 के बजट में किस श्रेणी पर सबसे ज़्यादा राशि खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो यदि सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक जो राशि है वह ब्याज इंटरेस्ट पर सर्वाधिक राशि खर्च किया जाएगा, जो कि 11,90,440 करोड़ रुपया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इंटरेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024 निम्नलिखित में से किसके उत्थान पर ध्यान केंद्रित करने की बात करता है। तो यदि देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अंतरिम बजट 2024 निम्नलिखित में से किसके उत्थान पर ध्यान केंद्रित करने की बात करता है, तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है उसके अंतर्गत जो 4 जातियां केंद्र सरकार द्वारा बताई जा रही हैं, ज्ञान, उस पर यह बजट मुख्य रूप से फोकस करता है। जिसके ज्ञान के अंतर्गत जी की बात करें तो इसका मतलब हो जाता है गरीब। इसके अलावा यदि वाई की बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है युवा। और नेक्स्ट है ए मतलब हो गया अन्नदाता, जिसे बेसिकली किसान वर्ग, कृषक वर्ग के रूप में अन्नदाता को वर्गीकृत किया जाता है। और नेक्स्ट है एन का मतलब हो गया नारी, अर्थात जिसे महिलाओं के रूप में एन को इंडिकेट किया जाता है। तो अब प्रश्न कह रहा है कि अंतरिम बजट 2024 निम्नलिखित में से किसके उत्थान पर ध्यान केंद्रित करने की बात करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 एवं 4। नेक्स्ट छठा नंबर प्रश्न है, बजट 2024-25 में प्रभावी पूंजीगत व्यय में 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यदि प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो 17.7% की वृद्धि देखने को मिली है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 17.7%। यदि राशि की बात करें तो इसके अंतर्गत जो टोटल राशि होगी वह 14,96,693 करोड़ रुपया होगी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो 7वां नंबर प्रश्न है, बजट 2024-25 में राज्यों को हस्तांतरण, अनुदान, ऋण आदि सहित कुल कितने संसाधन हस्तांतरित किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो राशि हस्तांतरित की गई है वह 22,22,264 करोड़ रुपया की राशि है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 22,22,264 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है,
अंतरिम बजट 2024 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कौन सा कथन सही है अर्थात सत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन खातों का उपयोग करके सरकार से 34 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो देखिए यह जो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पहले से प्रचलित लीकेज से बचने के माध्यम से बचत का एहसास हुआ है और गरीब कल्याण के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार को मदद मिली है। तो जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह भी सही है। तो इसका आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है। तो यदि राजकोषीय घाटा की बात करें तो राजकोषीय घाटा 5.1% अनुमानित की गई है और यदि इसे राशि के रूप में व्यक्त करते हैं तो 16,85,494 करोड़ रुपए की जो राशि है उसे राजकोषीय घाटे के रूप में व्यक्त की गई है और यह 16,85,494 करोड़ रुपया जीडीपी का 5.1% व्यक्त हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 5.1%। नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न है अंतरिम बजट 2024 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कौन सा कथन सही है अर्थात सत्य कथन का चयन करना है। पहला नंबर प्रश्न है पीएम किसान सम्मान योजना में सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है पीएम फसल योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान किया जा रहा है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1 और 2 दोनों ही कथन जो है वह सही है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है अंतरिम बजट 2024 के अनुसार 4 प्रमुख जातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जो 4 प्रमुख जातियां बताई जा रही हैं इसके अंतर्गत ज्ञान का कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसमें मुख्य रूप से जी का मतलब हो जाता है गरीब, इसके अलावा जो वाई का मतलब है वह युवा वर्ग है और नेक्स्ट यदि एक की बात करते हैं तो वह अन्नदाता जिन्हें कह सकते हैं श्रमिक कृषक वर्ग और एन का मतलब है नारी या जिन्हें कह सकते हैं महिलाएं। तो प्रश्न कह रहा है कि अंतरिम बजट 2024 के अनुसार 4 प्रमुख जातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि इन चारों को अपने जीवन को बेहतर करने की तलाश में सरकारी सहायता की आवश्यकता है और प्राप्त भी होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा इनका सशक्तिकरण और कल्याण से ही देश को आगे बढ़ाया जा सकेगा, यह भी सही है। और नेक्स्ट है कि इनकी ज़रूरतें, आकांक्षाएं और इनका कल्याण ही हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार मतलब केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1, 2 और 3 तीनों जो स्टेटमेंट ऊपर में दिए गए हैं वो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। आप लोग एक काम और करिएगा, यह जो ज्ञान का शॉर्ट फॉर्म है इसे आप लोग नोट करते चलिए। हो सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिया जाए कि केंद्र सरकार द्वारा जो कॉन्सेप्ट ज्ञान दिया जा रहा है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से ए का क्या मतलब है या जी का क्या मतलब है या एन का क्या मतलब है या वाई का क्या मतलब है। ऐसे किसी भी प्रकार में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है वित्त मंत्री ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा में निम्नलिखित में से किस पहल को प्रारंभ करने की घोषणा की। तो देखिए हाल ही में माननीय वित्त मंत्री द्वारा यह प्रारंभ किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए आगामी 50 वर्षों तक ब्याज मुक्त राशि प्रदान की जाएगी और यह जो राशि होगी वह 1.3 लाख करोड़ रुपए की जो राशि है वह केंद्र सरकार द्वारा आगामी 50 वर्षों के लिए राज्यों को प्रदान की जाएगी और यह जो राशि राज्यों को प्रदान की जाएगी उस पर 0% का इंटरेस्ट लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के रूप में अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यह जो 13वां नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि वर्ष 2024-25 के बजट में किस क्षेत्र को सबसे अधिक राशि आवंटन हुआ है। यदि 2024-25 के बजट की बात करें तो इसके अंतर्गत रक्षा को सबसे ज़्यादा यानी कि 6.1 लाख करोड़ रुपए की राशि रक्षा मंत्रालय को प्रदान हुई है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है अंतरिम बजट 2024 के अनुसार पीएम स्वनिधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है कि इसने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की है।
तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा कि इसके अंतर्गत कुल में से 2.3 लाख लोगों ने तीसरी बार भी क्रेडिट प्राप्त किया है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे संक्षिप्त में मनरेगा के रूप में भी जानते हैं, को कार्यक्रम के लिए कितना बजट उपलब्ध किया गया है, कितना बजट अनुमानित है। तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में मनरेगा के लिए टोटल 86,000 करोड़, मनरेगा के लिए टोटल 86,000 करोड़ रुपए की बजट उपलब्ध करवाया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि नन ऑफ द एबव। देखिए यहाँ जो ऑप्शन नंबर इसे बी 82,000 है, इसे 86,000 कर दीजिए, टाइपिंग एरर हो गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 86,000 रुपया। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, तिलहन के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अंतरिम बजट 2024-25 में क्या रणनीति प्रस्तावित की गई है। तो देखिए तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तिलहन के लिए अनुसंधान, आधुनिक कृषि तकनीकी, बाजार संपर्क, खरीद, मूल्य संवर्धन और फसल बीमा के अंतर्गत एक रणनीति तैयार केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 में उल्लिखित 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन से 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर की बात की जा रही है। तो केंद्र सरकार द्वारा 24-25 के अंतरिम बजट में 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर की बात की जा रही है, जिसमें से जो पहला रेलवे कॉरिडोर होगा वह ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित होगा, जिसके अंतर्गत ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारे से वह रेल कॉरिडोर संबंधित होगा। इसके अलावा जो दूसरा रेल कॉरिडोर होगा वह उच्च यातायात घनत्व रेल कॉरिडोर होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, उच्च यातायात घनत्व रेल कॉरिडोर। इसके अलावा यदि तीसरे कॉरिडोर की बात करते हैं तो देखिए यह जो तीसरा कॉरिडोर होगा वह बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर होगा। मतलब इसके अंतर्गत तीसरे कॉरिडोर के अंतर्गत भारत के जितने भी प्रमुख बंदरगाह हैं उन सारे को कनेक्ट किया जाएगा। तो आप प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अंतरिम बजट 2024-25 में उल्लिखित 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम निम्न में से कौन कौन से हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, जैसा कि अंतरिम बजट 2024-25 में बताया गया है, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए किस आयु वर्ग को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को मुख्य रूप से इसके अंतर्गत वरीयता दी जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 9 से 14 वर्ष। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यह जो 19 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि अंतरिम बजट 2024-25 में घरों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस पहल को प्रस्तावित की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा का कार्यान्वयन किए जाने का लक्ष्य रखा गया और इसके लिए मुख्य रूप से पीएम सूर्य योजना को प्रारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 में वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा कदम प्रस्तावित किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात सीएनजी और पीएनजी में संपीड़ित बायोगैस का मिश्रण किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यह जो 21 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि 2024-25 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितनी राशि उपलब्ध की गई है। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत टोटल 80,671 करोड़ की राशि उपलब्ध की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 में पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत निम्न में से क्या विस्तार किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए यदि पीएम मत्स्य संपदा योजना की बात करें तो अंतरिम बजट 2024-25 में इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 टारगेट रखे गए हैं, जिसमें से पहला टारगेट है कि जलीय कृषि उत्पादकों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जलीय कृषि उत्पादकों 3 से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करना है, 5 टन प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा जो दूसरा टारगेट रखा गया है कि समुद्री खाद्य उत्पादों को, ध्यान दीजिएगा, समुद्री खाद्य उत्पादों को
समुद्री खाद्य उत्पाद के निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपया तक रखा गया है। समुद्री खाद्य उत्पाद के निर्यात का जो लक्ष्य होगा, निर्यात का लक्ष्य 1 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। इसके अलावा जो तीसरा लक्ष्य है वह है इस क्षेत्र में 55 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करना। तो अब प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अंतरिम बजट 2024-25 में बताया गया है कि पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत क्या विस्तार किया जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ मूव करते हैं हम लोग। समुद्री खाद्य निर्यात दोगुना होकर 1 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। अभी मैंने बताया ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 60,000 करोड़ रुपया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भूटान के लिए योजना के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन क्या है। यदि भूटान की हम लोग बात करते हैं तो भूटान के अंतर्गत टोटल 2069 करोड़ रुपए की राशि भूटान को उपलब्ध करवाई जाएगी। कितनी? 2069 करोड़ रुपए की राशि। तो इसके कारण हम लोग ऑप्शन नंबर डी की तरफ मूव करते हैं। लेकिन यदि सपोज प्रश्न पूछ लेता कि नेपाल को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात की गई है, तो नेपाल के लिए टोटल 700 करोड़ रुपया की राशि का प्रावधान किया गया है अंतरिम बजट 2024-25 में। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में नेपाल के लिए योजना के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन क्या है। तो अभी मैंने बताया कि नेपाल के लिए 700 करोड़ रुपया अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024 के अनुसार विमानन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला नंबर विकल्प है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान योजना में केवल भारतीय वाहक ही भाग ले सकते हैं। तो देखिए पहला नंबर जो विकल्प है वह बिल्कुल सही है। दूसरा, उड़ान योजना को केंद्र सरकार ही वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। देखिए इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी इसमें भागीदारी होती है। तो जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि पिछले 10 वर्षों में विमानन क्षेत्र में तेजी देखने को मिली है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पिछले 10 वर्षों में हवाई अड्डों की संख्या में 3 गुनी वृद्धि देखने को मिली है। देखिए हवाई अड्डों की संख्या में 3 गुनी वृद्धि नहीं बल्कि हवाई अड्डे में मुख्य रूप से 2 गुनी वृद्धि देखने को मिली है। तो इस कारण चौथा नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में दिए गए कथनों में कौन सा सही है। तो पहला नंबर और तीसरा नंबर जो विकल्प है वो सही है। इस कारण हमारा आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जो 27 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि अंतरिम बजट 2024 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा ऊपर में दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। पहला विकल्प है, मेट्रो और नमो भारत मुख्य रूप से केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को मूल रूप से क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कहा जाता है। इसका नाम बदलकर नमो भारत कर दिया गया है। यह भी सही है। और तीसरा है कि पारगमन उन्मुख विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े शहरों में मेट्रो और नमो भारत का समर्थन किया जाएगा। यह भी सही है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1, 2 और 3 तीनों विकल्प जो है वे सही हैं। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024 के अनुसार हरित ऊर्जा की शुद्ध शून्य प्रतिबद्धता का लक्ष्य वर्ष क्या है। देखिए यदि हरित ऊर्जा की शुद्ध शून्य प्रतिबद्धता की बात करें तो इसका लक्ष्य रखा गया वर्ष 2070, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें एवं बताएं कि भारत के ऊपर में से किन क्षेत्रों में उच्च घनत्व नेटवर्क देखने को मिलता है। यदि उच्च घनत्व नेटवर्क की बात करें तो देखिए केरल और पश्चिम बंगाल में उच्च घनत्व नेटवर्क देखने को मिलता है। तो इसका आधार पर इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यदि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इनमें निम्न घनत्व नेटवर्क देखने को मिलता है। तो इसके आधार पर इस प्रश्न के आधार पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 एवं 4। लेकिन सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता कि ऊपर में दिए गए किन क्षेत्रों में निम्न घनत्व नेटवर्क देखने को मिलता है तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर 1 एवं ऑप्शन नंबर 2 अर्थात उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला विकल्प कह रहा है कि वर्ष
2014 से 23 के दौरान एफडीआई प्रवाह में 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि एक स्वर्ण युग का प्रतीक था। स्वर्ण युग कहने का मतलब हो गया कि एफडीआई प्रवाह भारत में अभी तक का 2014 से 2023 की अवधि के दौरान बेहतर रहा है। तो जो पहला नंबर विकल्प है वह बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प है कि बस 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई प्रवाह 2005 से 2014 के दौरान दोगुना देखने को मिला, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी, अर्थात 1 और 2 दोनों ही जो कथन है वे सही है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों का समर्थन करने के लिए कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रस्तावित किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 75 करोड़ रुपया। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, कंप्रेस्ड बायोगैस से संबंधित है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि कंप्रेस्ड बायोगैस सम्मिश्रण अधिदेश के संबंध में उल्लिखित मुख्य चुनौतियां क्या है? पहला कह रहा है सीबीज उत्पादन के लिए सरकारी समर्थन का अभाव। देखिए सरकारी समर्थन का अभाव नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा इसे प्रायोरिटी यानी कि वरीयता दिया जा रहा है। तो पहला नंबर जो विकल्प है वह गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सम्मिश्रण अध्यादेश को लागू करने में कठिनाई नहीं, जब केंद्र सरकार द्वारा इसे वरीयता दी जा रही है तो लागू करने में कठिनाई की संभावना बिल्कुल नहीं दिखती। तो बी नंबर भी गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि सीबीज के लिए सीमित उपलब्धता और परिवहन संबंधी चुनौतियां, बिल्कुल इसे कहा जा सकता है कि परिवहन संबंधी चुनौतियां हैं। और नेक्स्ट सीबीज सम्मिश्रण के लाभों के बारे में आप पर्याप्त जागरूकता नहीं। तो प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, पैर और मुंह की बीमारियों की रोकथाम में निवेश करने के लिए भारत की दुधारू पशु उपज में सुधार में कैसे योगदान दिया जा सकता है? इसका पहला विकल्प है दुधारू पशुओं की संख्या को कम करके, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट है वैश्विक औसत दुधारू पशु उपज में वृद्धि करके, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट है दुधारू पशुओं के लिए चारे की गुणवत्ता बढ़ाकर, बिल्कुल गलत। हम लोग ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है वह कह रहा है कि दुधारू पशु उत्पादकता को सीमित करने वाले एक प्रमुख कारक को संबोधित करके। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट के अनुसार भारत सरकार के लिए राजस्व का प्राथमिक स्रोत क्या है? देखिए यदि राजस्व का प्राथमिक स्रोत की हम लोग बात करते हैं तो सर्वाधिक जो राशि है वह जीएसटी से केंद्र सरकार को प्राप्त हो रही है, वह है 17%। यदि दूसरी नंबर पर सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति की बात करें तो वह है इनकम टैक्स एवं कॉर्पोरेट टैक्स। इन दोनों से केंद्र सरकार को 15% की राशि प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो देखिए उत्पाद शुल्क से केंद्र सरकार को, उत्पाद शुल्क से जो उत्पाद टैक्स है इससे केंद्र सरकार को 7% की राशि प्राप्त होती है। प्रश्न कह रहा है कि राजस्व का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? प्राथमिक स्रोत मतलब सबसे प्रमुख स्रोत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जीएसटी यानी कि ऑप्शन नंबर बी, वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट में कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न पूछ ले कि बजट में कुल राजस्व माइनस कुल व्यय, यानी कि प्रश्न पूछ लेता है कि कुल राजस्व माइनस कुल व्यय को क्या व्यक्त करते हैं, तो कुल राजस्व माइनस कुल व्यय को हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहे हैं कि पीएम आवास योजना 30 करोड़ घरों के लक्ष्य को हासिल करने के करीब है। देखिए 30 करोड़ नहीं बल्कि 3 करोड़ घर है। तो पहला नंबर ही विकल्प है वह गलत हो गया। दूसरा कह रहा है रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा। 500 नहीं बल्कि 300 यूनिट है। तो दूसरा नंबर भी जो विकल्प है वह गलत हो गया। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ना तो 1 और नहीं 2। उपरोक्त में जो दोनों स्टेटमेंट है वे गलत हैं। 37 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई वैदिक घड़ी का क्या नाम दिया गया? देखिए सबसे पहले हम लोग वैदिक घड़ी की बात करते हैं। तो वैदिक घड़ी को हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 1 मार्च को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में लॉन्च उद्घाटन किया गया है। तो प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई वैदिक घड़ी का नाम क्या है। यदि वैदिक घड़ी के नाम की बात करते हैं तो इस घड़ी का नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। लेकिन सपोज यही प्रश्न पूछ लेता कि किस राज्य में इसे प्रारंभ किया गया है, किस राज्य में, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला में। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी। तो देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 को गुवाहाटी शहर में इसकी मेजबानी की जाएगी, यानी कि गुवाहाटी शहर द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात गुवाहाटी। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिए 39 नंबर प्रश्न है, वह कह रहा है कि भारतीय तेंदुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि वे शीर्ष परभक्षी हैं और संतुलित पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो पहला नंबर जो विकल्प है वह सही है। दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी घाट में तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है। देखिए दूसरा नंबर जो विकल्प है वो गलत हो गया, क्योंकि पश्चिमी घाट में नहीं बल्कि तेंदुओं की यदि आबादी सबसे अधिक की बात करें तो हम मुख्य रूप से मध्य भारत के साथ साथ पूर्वी घाट में, मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में तेंदुओं की आबादी जो है वह सर्वाधिक है। अब यदि मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में तेंदुओं की आबादी की संख्या की बात करें तो इस क्षेत्र में 8,820 तेंदुए देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि दूसरी नंबर पर बात करें कि दूसरे नंबर पर सर्वाधिक तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, तो दूसरे नंबर पर जो सर्वाधिक तेंदुए हैं वे पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक तेंदुए पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, वहाँ इनकी जो कुल संख्या है वह है 3,596। तो दूसरा नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र में। देखिए तीसरा नंबर भी विकल्प गलत है, क्योंकि तेंदुओं की जो सर्वाधिक संख्या है, यदि तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या की बात करें तो वह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या 3,907। लेकिन यदि दूसरा सर्वाधिक संख्या की बात करें तो वह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में दूसरा सर्वाधिक तेंदुए हैं, जहाँ की संख्या इनकी 1985। तो प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात केवल और केवल 1। यदि इस प्रश्न पूछ लेता कि वर्तमान समय में भारत में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है, वर्तमान समय में भारत में कुल तेंदुओं की संख्या 13,874 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए 40 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी नाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला विकल्प है इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही। दूसरा कि इसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सेवा के लिए तैनात किया जाएगा, यह भी सही है। नेक्स्ट है कि इस जहाज को भारत नौका पहल के तहत लॉन्च किया गया था। देखिए इस जहाज को भारत नौका पहल नहीं बल्कि हरित नौका पहल के तहत इस जहाज को लॉन्च किया गया है, अर्थात जो तीसरा नंबर विकल्प है वह गलत हो गया। प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात केवल 1 और 2। 41 नंबर प्रश्न है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह कौन सा है। यदि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह की बात करें तो है BO चिदम्बरम नार बंदरगाह। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात BO चिदम्बर नार बंदरगाह। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है किस राज्य की कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। तो हाल ही में ऐसा निर्णय असम सरकार द्वारा लिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे संबंधित यह भी प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में किस असम राज्य की सरकार ने किस वर्ष पारित किए गए मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। तो इसका आंसर होगा 1935। तो आप लोग दोनों रूपों में इस प्रश्न का आंसर को याद करते या नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर विश्व आर्थिक मंच के चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो देखिए इस प्रकार का औद्योगिक केंद्र का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या था। सपोज यहाँ प्रश्न पूछ लेता कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या था। तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय था विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकें। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर प्रश्न है
किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो देखिए हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शिक्षा मंत्रालय द्वारा 27 फरवरी को स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सुनील भारती मित्तल, जो कि मुख्य रूप से भारतीय इंटरप्राइज के CEO हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, करंट अफेयर से संबंधित है। लोकपाल का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त होने वाले हैं अजय मानिकराव खानविलकर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जो 48 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि मरियम नवाज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं, वे पहली बार किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं? तो जो मरियम नवाज हैं वो पहली बार पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर कहाँ खोला गया है? तो देखिए भारत का पहला गोला बारूद विनिर्माण परिसर कानपुर में खोला गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर है, यह एक निजी संस्थान है जो कि अदानी समूह द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जो कुल एरिया है वह 500 एकड़ में इसका विस्तार किया गया है। और यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। तो प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर कहाँ खोला गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोट का क्या नाम दिया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात होमोसेप एटम। सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता कि किस कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया है, किस कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सोलिनॉस नामक एक स्टार्टअप है, उसी स्टार्टअप ने इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, सुदर्शन सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला है, यह भारत के सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। देखिए यदि पहला नंबर विकल्प की बात करते हैं तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह ओखा मुख्य भूमि और बेअट द्वारका द्वीप को जोड़ता है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यह 6 किलोमीटर लंबा पुल है। देखिए यह 6 किलोमीटर लंबा पुल नहीं बल्कि 2.32 किलोमीटर लंबा पुल है। तो जो तीसरा नंबर विकल्प है वो गलत हो गया। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल और केवल 1 एवं 2। 52 नंबर प्रश्न है, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय क्या था? यदि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग की बात करें तो वह है 3773 रुपया। तो उस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 3773। यदि शहरी भारत की बात करें 3773 तो हो गया, ग्रामीण भारत में 3773 रुपये। लेकिन यदि सपोज प्रश्न पूछ लेता कि शहरी भारत में यह राशि कितनी है, तो शहरी भारत में यह राशि है 6459 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सिक्किम में। सिक्किम में यह जो राशि है वह रूरल क्षेत्र में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में यह राशि है 7731 रुपया। और यदि अर्बन क्षेत्र शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो अर्बन क्षेत्रों में राशि है 12105 रुपया। लेकिन सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता कि न्यूनतम किस राज्य में है, यह सिक्किम तो सर्वाधिक हो गया, लेकिन यदि न्यूनतम पूछ लेता तो न्यूनतम है छत्तीसगढ़ में। यदि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण न्यूनतम की बात करें रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, तो छत्तीसगढ़ में जो ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि है वह 2466 रुपया। और यही राशि शहरी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में राशि है 4483 रुपया। चलिए नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, हाल ही में IIT बॉम्बे के नेतृत्व में भारत GPT समूह ने अपनी पहली चैट GPT जैसी सेवा की घोषणा की, तो उस सेवा का क्या नाम दिया गया है? तो देखिए उस सेवा का नाम दिया गया है हनुमान। और इसके तहत टोटल 11 भाषाओं को वर्तमान समय में शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है,
किस केंद्रीय मंत्रालय ने नाविगेट नाम से एक भारत पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए यह जो नाविगेट नाम से भारत पोर्टल है वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जो 56 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित डिजिटल फ्लाई वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर को इसके साथ एकीकृत किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तेजस MK-1A का मतलब हुआ तेजस मार्क 1A। यह जो तेजस फाइटर जेट है उसका यह उन्नत संस्करण है। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है सॉफ्ट लूनर टचडाउन को पूरा करने वाला पहला निजी तौर पर निर्मित और संचालित रोबोट कौन सा बन गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात ओडिसियस। और यह जो ओडिसियस है वह USA का एक यान था। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है फरवरी 2024 में आयोजित रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण के मुख्य अतिथि कौन थे? यदि रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण के मुख्य अतिथि की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ग्रीस के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 में किन 3 देशों ने भाग लिया? इससे संबंधित यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में दोस्ती 16 नाम से एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास किया गया, उसके अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से देश शामिल हैं? तो देखिए दोस्ती 16 के अंतर्गत मुख्य रूप से भारत, मालदीव और श्रीलंका। दोस्ती 16 के अंतर्गत यही 3 देश भारत, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। अब हम लोग विकल्प देखते हैं भारत, मालदीव और श्रीलंका। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है हाल ही में पूरे भारत में रानी चेन्नम्मा के विद्रोह की 200वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस विद्रोह को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो इस विद्रोह को कित्तूर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कित्तूर विद्रोह। और यह जो कित्तूर विद्रोह है वह 1824 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है फरवरी 2024 में सममका सरलम्मा मेदारम जथारा किस राज्य में आयोजित किया गया? देखिए यह तेलंगाना राज्य में आयोजित किया गया एक फेस्टिवल है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तेलंगाना। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल की शुरुआत की है? तो हाल ही में ऐसा शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया उसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को शामिल किया गया है। बिहार सरकार द्वारा भी प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे बिहार सरकार के स्कूलों में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का नाम T50 है, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग 12.77 किलोमीटर लंबी है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग अरुणाचल प्रदेश में खारी सुमरी खंड के बीच पड़ती है। देखिए जो तीसरा नंबर है वह गलत है, क्योंकि यह मुख्य रूप से उधमपुर को बारामूला से जोड़ता है। तो जो तीसरा नंबर विकल्प है वह गलत हो गया। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 और 2 सही है, क्योंकि तीसरा नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह बाना कह नीति शुरू करेगी? तो देखिए हाल ही में बाना कह नीति को मुख्य रूप से मिजोरम सरकार द्वारा प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मिजोरम सरकार। और यह जो बाना कह नीति है इसका यदि उद्देश्य की बात करें कि इस बाना कह नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो इस बाना कह नीति का प्राथमिक उद्देश्य है कृषि उद्यमियों के साथ साथ छोटे उद्यमियों को संस्थागत ऋण प्रदान करना। संस्थागत ऋण प्रदान करना इस बाना कह नीति का प्रमुख उद्देश्य है। और यह जो नीति है वह मिजोरम सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है वह कह रहा है
कि नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार देश में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 2017 में 23% से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 2017 में 23% से बढ़कर 2023 में यह जो भागीदारी है वह 37% हो गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 37%। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑपरेशन स्पाइडस नामक एक नौसैनिक मिशन शुरू किया है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह जो ऑपरेशन स्पाइडस है इसका उद्देश्य क्या था। तो ऑपरेशन स्पाइडस को मुख्य रूप से यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह लाल सागर में हैती विद्रोह से व्यापार की रक्षा करना। तो ऑपरेशन स्पाइडस नामक नौसैनिक मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम की जो अधिकृत पूंजी है उसे 21,000 करोड़ रुपए कर दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यदि सपोज प्रश्न पूछ लेता कि कितने की वृद्धि हुई इसमें, कितने की वृद्धि हुई, तो 11,000 करोड़ रुपया की इसमें वृद्धि हुई। जो पूर्व में 10,000 करोड़ रुपया था उसे बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपया कर दिया, यानी कि 11,000 करोड़ रुपया की वृद्धि देखने को मिली। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है, भारतीय बैडमिंटन महिला टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड को हराकर अपना पहला एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है, भारत की राज्य डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत है ऑप्शन नंबर ए दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटलीकृत देश, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिजिटलीकृत देश, बिल्कुल गलत। तीसरा है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटलीकृत देश। देखिए, यह जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही है, क्योंकि यदि पहला की बात करें तो पहला है यूएसए और वह उसकी जो डिजिटलीकृत है उसका यदि नंबर की बात करें तो वह 65 है। इसके अलावा दूसरा में है वह चाइना है, चाइना को टोटल जो स्कोर प्राप्त है वह 62 है। इसके अलावा थर्ड नंबर पर अपना इंडिया है, इंडिया की यदि टोटल स्कोर की बात करें तो वह 39 है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी अर्थात इंडिया तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 एवं 2, जगत गुरु रामभद्राचार्य को और दूसरा गुलजार को। जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया जा रहा है यह संस्कृत के लिए, और आप लोग यह भी याद रखें कि संस्कृत के लिए यह दूसरी बार प्रदान किया जा रहा है, और गुलजार को दिया जा रहा है उर्दू के लिए, उर्दू में 5वीं बार यह पुरस्कार प्रदान की जा रही है। तो प्रश्न कह रहा है कि कोड का दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 1 एवं 2 अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है, इनसेट 3D के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है कि इसे GSLV F14 द्वारा लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही। दूसरा 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि यह एक मौसम विज्ञानी उपग्रह है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1, 2 एवं 3 तीनों जो कथन है वे सही है। 73 नंबर प्रश्न है, किस देश ने मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नामक एक पहली लग्जरी ट्रेन की घोषणा की है? तो देखिए, यह जो ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम से एक पहली लग्जरी ट्रेन है वह सऊदी अरब द्वारा प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, BPCL ने निम्नलिखित परिसर में दुनिया का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, हाल ही में BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस प्रकार का जो समझौता है वह कोचीन हवाई अड्डे के साथ किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग यह भी याद रखिए कि यह जो कोचीन हवाई अड्डा है वह इस प्रकार का दुनिया का पहला यानी कि विश्व का पहला हवाई अड्डा बनेगा जहां की अपने क्षेत्र में ही हरित हाइड्रोजन संयंत्र को स्थापित की जाएगी।
नेक्स्ट 75 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया? तो देखिए, हाल ही में खासी स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण मेघालय सरकार द्वारा, आप लोग नोट करते चलिए, मेघालय सरकार द्वारा ढाका में किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ढाका। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था वो समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।